हेलो बच्चों, नमस्कार। सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब छात्र बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, एमपीपीएटी के आपके प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस टेस्ट 5वां लेकर हाजिर हैं बच्चों। बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। पशुपालन से संबंधित भी क्वेश्चन है बच्चों, और हॉर्टिकल्चर से भी संबंधित हैं, फसल उत्पादन, मतलब सभी से संबंधित आपके प्रश्न हैं। तीनों सब्जेक्ट से पूरा वीडियो देखें हमने। पशुपालन को भी इकट्ठा कर लिया है इसमें, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है। 200 क्वेश्चन मायने रखते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। यदि इसमें से कुछ क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में फंस जाते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी बात है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं आप इस अच्छी प्रकार से इस टेस्ट को दीजिएगा। प्रैक्टिस टेस्ट में कोशिश कीजिएगा कितने क्वेश्चन समथिंग समथिंग आप लोग कर पाते हो, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग करोगे ही, है ना। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो कोशिश आपकी अच्छी होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और मैं बस एक ही चीज़ आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा समय आप अपना ख़राब ना करते हुए अपना पढ़ाई में ज़्यादा वक्त जाहिर कीजिएगा। फालतू अपना समय जो है व्यतीत ना करें। और समय बहुत कम है आपके पास। एमपीपीटी का बस टेस्ट आ ही गया है ना। 15-16 अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आपके अभी तो आएंगे नहीं, अभी समय लगेगा। दशहरे के बाद लगभग 8 तारीख तक आपके जो है ना, 8 और 10 तारीख ही मान के चलिए, 10 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता है नहीं है। बस अपनी तैयारी में समय अच्छी प्रकार से लगा दीजिएगा इस समय, ठीक है ना। और पढ़िए भैया, बस एक ही मैं बात कहूँगा कि बस पढ़िए। सब कुछ छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, कुछ दिन की बात है। सब कुछ, सोशल मीडिया से दूर रहिए इस समय। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया आपका दिमाग ख़राब करेगा। रिश्तेदारों से दूरी बना लीजिए, दोस्तों से भी कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए, और अपना पूरा समय जो है पढ़ाई पर कंसंट्रेट अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे, और अच्छी प्रकार से आपको इसको वीडियो को क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए सबसे पहला प्रश्न, इजिप्शियन क्लोवर किसे कहते हैं? इजिप्शियन क्लोवर किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है ज्वार को, मक्का को, बरसीम को, या जूट को। इजिप्शियन क्लोवर किसे कहते हैं आपको बताना है, और आपका आंसर क्या है बताइए आप लोग। इजिप्शियन क्लोवर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बरसीम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बरसीम को। CSMG84 यानी कौशल किस फसल की वैरायटी है बताइए बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, मक्का, मूंगफली, गेहूं या जैकी। कौशल किसकी किस्म है बच्चों? मक्का, मूंगफली, गेहूं, जई। तो वैरायटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है, तो मैं ही बता देता हूँ। ये मूंगफली की आपकी महत्वपूर्ण वैरायटी है। जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, देखिए आप लोग, राधे या उदय किसकी वैरायटी है बच्चों? राधे, उदय। चना की, गन्ना की, मूंगफली की, या ज्वार की। देखो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इससे अच्छा है कि मैं फास्ट करवाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो फास्ट चलते हैं हम लोग। राधे उदय किसकी वैरायटी है? चना, गन्ना, मूंगफली, ज्वार। बताइए बच्चों, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है। चना इसकी चना की ये महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट है, किडनी बीन किस फसल को कहते हैं? किडनी बीन किस फसल को कहते हैं? मसूर, चबला, मोठ, या अरहर। किडनी बीन किसे कहा जाता है बच्चों? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखें, मोठ को किडनी बीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिजका में कुल कितनी कटाइयाँ की जा सकती हैं? कुल पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखें। रिजका फसल में कुल कितनी कटाइयाँ की जा सकती हैं? रिजका यानी लूसन, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 12 से 15। कुल पूछ रहे हैं, ध्यान रखें, टोटल कितनी की जा सकती हैं? रिजका में कुल कटाइयाँ बच्चों 7 से 9 की जा सकती हैं। बच्चों यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है 5 से 7 में, इसलिए याद रखें टोटल 7 से 9। अल्फांजो किस्म को दूसरे नाम से किसे देते हैं? अल्फांजो आपकी आम की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, और जिसका दूसरा नाम क्या होगा वो आपको ही बताना है। बताइए, हापुस, तोतापुरी, सफ़ेदा, या रुमानी। तो अल्फांजो किस्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है बच्चों? ध्यान रखें आप लोग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो चल रहा है वही सही है। हापुस के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत में आम की किस्म तोतापुरी के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी है? जी हाँ, दक्षिण भारत में आम की एक किस्म है जिसका नाम है तोतापुरी, उसको दूसरा नाम भी जाना जाता है। क्या है बताइए? बंगलोरा, अल्फांजो, केसर, या बॉम्बे येलो। बताइए बच्चों, अल्फांजो, सॉरी, दक्षिण भारत में तोतापुरी को किस नाम से जाना है? तोतापुरी का बताइए क्या है? बिल्कुल सही, बंगलोरा। बंगलोरा के नाम से दक्षिण भारत में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
सब जानते होंगे कि उद्यान लगाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, आयताकार मेथड, त्रिभुजाकार मेथड, पंचकोणीय या वर्गाकार। तो बाग लगाने का सबसे जो बेस्ट मेथड है बच्चों वो है आपका वर्गाकार, स्क्वायर मेथड जिसको कहते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। बेर की पछेती किस्म कौन सी, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। बेर की जो है पछेती किस्म पठानी, जोगिया, कैथली, उमरान। तो बेर की पछेती किस्म सब लोग जानते हैं उमरान। उमरान जो है ये गेहूं की सबसे पछेती किस्म होती है, सबसे लेट आती है। नेक्स्ट है आपका दलहनी फसलों का C/N कितना होता है। कितना अच्छा प्रश्न है। दलहनी जो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं उनका कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 10:1, 20:1। ये अनुपात नहीं दे रहा, पॉइंट दे रखा बंदों ने, चलो कोई बात नहीं है। 10:1, 20:1, 30:1 या 25:1 अनुपात में ही है पूरा। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर, क्या होगा दलहनी फसलों का C/20:1। ठीक है। 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी होती हैं, 3 पत्तियां एक कलिका से, बेल, अंगूर, कदम, पपीता। तो सिंपल है, बेल में आपको पता है बेल की पत्तियां देखी होंगी आपकी एक ही कलिका से जुड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट फ्लावर्स की वेस्ट लाइफ कितनी होती है। कट फ्लावर्स सब जानते हैं, कट फ्लावर्स आपके जैसे गुलाब के कट फ्लावर्स होते हैं और भी फ्लावर्स होते हैं। तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन। कट फ्लावर्स की वेस्ट लाइफ होती है 10 दिन। याद रखें कितनी होती है, 10 दिन की होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है नेंटिस, कई बार पूछा गया। नेंटिस वैरायटी किसकी है, गाजर, मूली, करेला, लौकी। नेंटिस, नेंटिस किस्म की बताना है बच्चों आपको। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये है गाजर की। गाजर की एक महत्वपूर्ण वैरायटी नेंटिस, कई बार पूछा गया, ध्यान रखें आप लोग। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी TSH टोटल सोलुबल सॉलिड डिग्री कितने वृक्ष होता है, 5, 10, 15, 20। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ टोटल सोलुबल सॉलिड कितना होता है, याद रखें कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी के पुस्तक के लेखक कौन है। फल एवं तरकारी परिरक्षण, इसी प्रकार से क्वेश्चन छपा था एक बार MPET में, विशेष याद रखें। फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर PK सिंह, डॉक्टर सदाशिवम नारायण, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर RS परोदा। तो बताना है आपको कौन है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन है, डॉक्टर सदाशिवम नायर। ये नायर साहब आपके जो है ना इसके फादर थे। बात करते हैं आगे, स्क्वैश में कितने % फलों के रस का प्रयोग करते हैं। स्क्वैश जो बनाया जाता है उसमें कितने प्रतिशत फलों के रस का प्रयोग किया जाता है, 10%, 15%, 25%, 65%। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग बताएंगे। ये इसमें आपको ही बताना है, 10, 15, 25%। ठीक है ना, ये मुझे जरूर बताया। इसके बाद रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में जो लिखा होता है वो कितनी रीडिंग तक लिखी रहती है। रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है ना, आपको पता है रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग टोटल TSS मापने, टोटल सोलुबल सॉलिड यानी कुल ठोस पदार्थ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें रीडिंग कितनी होती है आपको बताना है। 0 से 32, 0 से 20, 32 से 0, 20 से 0। अच्छा प्रश्न है, 0 से 32 होती है। कितनी होती है रिफ्रैक्टोमीटर में जो रीडिंग होती है, 0 से 32 तक हम प्रायः याद कर सकते हैं। प्रायः बीज रहित तरबूज, जिसमें बीज नहीं होते हैं ऐसा तरबूज कौन सा होता है। द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होता है, त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है या हेक्साप्लॉयड होता है यानी षटगुणित होता है। बताइए आप लोग, बीज रहित तरबूज देखा है क्या, नहीं देखा, कोई बात नहीं है, वो ट्रिप्लॉयड होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। लिटिल, अच्छा क्वेश्चन है, सब जानते हैं इसको। खैर आयरन, जिंक, मैग्नीज, एमोलियम, सब लोग जानते हैं। लिटिल लीफ आपका होता है जिंक की कमी से। किसी कमी से, छोटी पत्ती रोग आम में जिंक की कमी से होता है। पीले रंग वाली मिर्च की किस्म, ये तो कहीं बता सकते हैं आप लोग, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये तो। पीले रंग वाली मिर्च की किस्म कौन सी है। हंगेरियन बैक्स, पूसा सदाबहार, रूबी किंग, अर्का मोहिनी। बताइए पीले रंग वाली, याद है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, हंगेरियन बैक्स। हंगेरियन बैक्स आपकी पीले रंग वाली मिर्च की वैरायटी है। हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद कर सकते हैं। हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद कर सकते हैं, 15 से 20 दिन, 22 से 25 दिन, 12 से 15 दिन या 25 से 30 दिन। तो सिंपल सा है, हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के लगभग 15 से 20 दिन बाद आप लोग तुड़ाई उसकी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सोनाली किसकी संकर किस्म है। हाइब्रिड वैरायटी अभी किसकी है, सोनाली। फूल गोभी, टमाटर, भिंडी, बैगन। बताइए बच्चों, सोनाली टमाटर की वैरायटी किसकी, टमाटर की। भैंस के खीस में प्रोटीन, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आ गए आपके पशुपालन से संबंधित। भैंस के खीस में प्रोटीन की % मात्रा कितनी होती है। भैंस का जो खीस होता है, खीस कोलेस्ट्रॉल, जब भी गाय भैंस में आती है ना, तो शुरुआत में जो दूध निकलता है पीला आपका गाढ़ा पदार्थ, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे खीस कहते हैं जनरली। तो भैंस के खीस में प्रोटीन कितना % होता है, 17,
12, 5 या 21। देखो भैंस का पूछा है तो विशेष याद रखें 21% होता है, अगर गाय का पूछता तो 17 होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। प्रोटीन बहुत होता है। गाय के खीस में अम्लता परसेंट कितना होता है? लो, अम्लता परसेंट बताना है आपको। गाय के खीस में 0.12 से 0.16%, 0.20 से 0.40%, 0.10 से 0.2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए। गाय के खीस में एसिडिटी बताना है तो याद रखना 0.12 से 0.16% ही होती है। गाय के घी का कृष्णर मान, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। कृष्णर मान कितना होता है? 22 से 26, 10 से 15, 30 से 35, 5 से 10। गाय के घी का कृष्णर मान कितना होता है? बताइए बच्चों, याद रखना 22 से 26 होता है। दूध में कितने परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है? 0.7, 0.2%, 0.9% और 0.5%। तो दूध में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है ये आपको बताना है। 0.7, 0.2%, 0.9% या 0.5%। कितने परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा रहती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको होमवर्क दिया, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नहीं मतलब आगे। बकरी के दूध में औसतन पानी की मात्रा कितनी होती है? सब लोगों को याद है 95%, 82.76%, 87% या 80%। तो बकरी के दूध में और गाय के दूध में लगभग बराबर होती है। कितनी होती है? 87% लगभग बकरी के दूध में एवरेज वाटर की मात्रा पाई जाती है। मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? मुर्गियों से अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, मई, जून या जून जुलाई। तो मुर्गियों में अंडे सेने का जो बेस्ट समय होता है वो होता है आपका फरवरी मार्च का महीना। कब होता है? फरवरी मार्च में सबसे अच्छे आपके चूजे निकलते हैं। डीविकिंग की क्रिया मुर्गियों में कितने सप्ताह की उम्र पर करते हैं? डीविकिंग का मतलब आप जानते हैं कि मुर्गियों की चोंच काटी जाती है, और चोंच जो काटना होती है वो उम्र क्या होती है? 14 से 15 सप्ताह की मुर्गियाँ हो तब, 8 से 10 सप्ताह में, या 5 से 8 सप्ताह, या 1 से 5 सप्ताह। बताइए आप लोग। तो डीविकिंग की क्रिया आपकी 14 से 15 सप्ताह में की जाती है, ये विशेष याद रखा। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग होता है किसके द्वारा? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या विषाणु से? पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सब लोग जानते हैं इसको, तो खैर ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है? यूसी या सेट1, सेट2, सेट3। क्रीम दूध से होती है क्या? भारी हल्की समझ, सब जानते हैं क्रीम दूध से हल्की होती है, इसीलिए तो ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है डेयरी बर्तनों को यदि साफ नहीं करते हैं तो उन पर बन जाते हैं। डेयरी बर्तनों को यदि हम लोग साफ नहीं करते हैं उन पर क्या बन जाती है? काई बन जाती है, काई बन जाती है, मिल्क स्टोन बन जाते हैं, प्रोटीन या फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बताइए आप लोग? सब जानते हैं मिल्क स्टोन बन जाते हैं। पशुपालन विभाग की स्थापना। भारत में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1950, 1956, 57, 1963, 64 या 2001, 2002। पशुपालन विभाग की स्थापना वर्ष बताइए। तो 1956, 57 में आपकी पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है या कम पाया जाता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम या आयरन? तो इसलिए दूध में बड़ी आयरन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आयरन यानी लोहा, लोहा की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? सब जानते हैं भैंस के मांस को मटन, व्हील, चैवल, वफन क्या कहते हैं बताइए? देखो मटन किसके को बोलते हैं याद रखना। मटन बोला जाता है आपके भेड़ के मांस को। बील बोला जाता है आपके छोटा जो बछड़ा होता है उसके मांस को। चैवन बोला जाता है बकरी के मांस को। और भैंस के मांस को वफैन कहते हैं। और गाय के मांस को बीफ कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। और मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, ये मांस जरूर याद रखें। मटन चैवन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखें। भेड़ के मांस को ही मटन कहते हैं, बकरी के मत लगाया ना गलती से, क्योंकि हम लोगों ने तो मटन, हम गांव में तो वही सुनते हैं कि बकरी को कहते हैं, जबकि वो होता नहीं है। मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? मुर्रा और सुरती बराबर कौन सी प्राप्त हुई है? इलिचपुरी, महसाना, नागपुरी या मुर्राई प्राप्त हुई है? बताइए आप लोग। सबसे अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, याद रखें। महसाना से। बकरी को किस ओर से दूध निकालना चाहिए या धोते हैं बताइए? कौन सी साइड से धोया जाता है? दाईं, बाईं, दोनों ओर से या सभी गलत? बताइए। बकरी को किस ओर से मिल्किंग करते हैं या दूध निकालते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा बाईं ओर से। याद रखें, कहाँ से? बाईं ओर से दूध निकाला जाता है।
परजीवियों की म्यूजियम कहलाती है? कौन? गाय, भैंस, बकरी, भेड़? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ परजीवियों की म्यूजियम। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। परजीवियों की म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भेड़। परजीवियाँ, क्योंकि इसकी ऊन में बहुत ज़्यादा आपके परजीवी आ जाते हैं, पैरासाइट। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? रोयरिंग, वर्किंग, विलीट, मिमिक। बकरी की आवाज़ को बताइए बच्चों, क्या कहते हैं? बकरी की आवाज़ को कहते हैं ब्लीट। क्या कहा जाता है? ब्लीट कहा जाता है। बकरी की नस्ल जिसमें सींग नहीं होते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं? बीटल, जमुनापारी, बर्बरी, टोगनबर्ग। बकरी की नस्ल जिसमें सींग नहीं होते हैं? बीटल, जमुनापारी, बर्बरी या टोगनबर्ग। बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग विदेशी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। ये वाला प्रश्न मैं आपको पता पहले भी करा चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको आंसर देना ही होगा। टेट्राजोलियम टेस्ट बीज की शुद्धता के लिए, बीज अंकुरण के लिए, जीवन क्षमता के लिए या बीज की गुणवत्ता के लिए। टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए किया था? याद रखें, जीवन क्षमता के लिए। किसके लिए? सीड वाइबिलिटी बोलते हैं इसको, उसके लिए टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ज्वार का पौधा किस पोषक तत्व की कमी से सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर का काम करता है। सोडियम, लोहा, तांबा या फास्फोरस? जी हाँ, ज्वार का पौधा किस पोषक तत्व की कमी का सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखें, इसका सही आंसर होगा आपका लोहा। आयरन की कमी होती है तो ये सूचक होता है, इंडिकेटर का काम करता है ज्वार का पौधा। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब समझते हैं इस क्वेश्चन की क्वालिटी को कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? एमओ यानी मोलिब्डेनम, एमएन यानी मैग्नीज, कॉपर या डी है क्लोरीन। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कौन सा है? मोलिब्डेनम। याद रखें, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है। की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, जरूर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहा जाता है? पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस या मैग्नीशियम? सब जानते हैं, वैसे जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। की ऑफ लाइफ फास्फोरस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फास्फोरस को की ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक कौन सा है? सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोडक्ट करता है कौन सा फर्टिलाइजर है? यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? बड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन से में, बी और सी में, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट में। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे अधिक जो अम्ल उत्पादन करता है वो वैसे अमोनियम क्लोराइड ही करता है। रंध्रों को बंद करने के लिए प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन कौन सा है? रंध्र मतलब पौधों पर, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं, सब जानते हो इस बात को। तो उन प्रक्रिया को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला एक केमिकल होता है, कौन सा होता है? क्योलिन, अलसी का तेल, 2,4-D और PMA यानी फिनाइल परक्यूरिक एसिड, ऐसा कुछ नाम होता है PMA का। तो कौन सा होता है बताइए आप लोग? आंसर सही होगा PMA। ये ही आपका रंध्रों को बंद करने का काम करता है, ये याद रखें। स्थायी मुरझान बिंदु, स्थायी मुरझान बिंदु PWP परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर PF मान कितना होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया प्रश्न है। स्थायी मुरझान बिंदु परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर PF मान कितना होता है? 0.0, 2.54, 4.2 या 6.0? याद रखें, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आपका 4.2 होता है। कितना होता है? सी इसका आंसर सही होगा, 4.2। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट होती हैं मृदा सतह से ऊपर। क्राउन रूट्स देखे हैं आपने? गेहूं में देखा होगा आपने, नहीं देखा हो देख लेना। मृदा सतह से ऊपर, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर, मृदा सतह एवं बीज के नीचे या बीज के ही नीचे? आंसर सही क्या होना चाहिए? सोचिए आप लोग, अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए एक बार और। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट कहाँ होते हैं? मृदा सतह से ऊपर, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर। बिल्कुल आंसर सही होगा बी, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर ये क्राउन रूट्स आपकी निकलती हैं। एंटी सीनेसेंट पॉली हार्मोन कौन सा है? एंटी सीनेसेंट पॉली हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन? बताइए, एंटी सीनेसेंट पॉली हार्मोन होता है जिब्रेलिन। कौन सा होता है? जिब्रेलिन होता है। कैनोला का संबंध किससे है? कई बार प्रश्न पूछा गया है कैनोला किससे संबंधित है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, फिर भी याद रखें कैनोला सरसों, कुसुम, नाइजर या अरंडी। तो कैनोला का संबंध किससे होना चाहिए बच्चों?
सरसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरसों से। पौधे का सामान्य स्वरूप किसके द्वारा रखा जाता है? पानी, गैस, ठोस। तो पौधे का सामान्य जो स्वरूप है वो पानी के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य फसल प्रणाली कौन सी है? भारत में कौन सी फसल आपकी प्रणाली यूज की जाती है? तो गेहूं ज्वार, चना सरसों, धान गेहूं या गेहूं सरसों। भारत की मुख्य फसल प्रणाली आपको बताना है। याद रखें, धान गेहूं हम सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस प्रकार के धान बोल लेते हैं खरीफ सीजन में, और रबी सीजन में हम गेहूं की फसल बोल लेते हैं। ये चलता रहता है हमारे देश में। बहुत सारे लोग करते ही नहीं, कहते हैं सर हम तो धान करते नहीं, हम तो तोर करते हैं, मतलब सोयाबीन करते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश की बात चल रही है, मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही है, ये ध्यान रखा। पौधों की वृद्धि व समय को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सिग्मॉइड वक्र, कम्बेल स्टॉक्स, पायरेनोमीटर या क्वांटम सेंसर। तो पौधों की वृद्धि व टाइम को जो दर्शाया जाता है वो है सिग्मॉइड वक्र के द्वारा। याद रखें, इसके द्वारा उसको दर्शाते हैं हम लोग। सब जानते हैं सिग्मॉइड वक्र के बारे में, नहीं जानते कोई बात नहीं, कोई बताऊंगा। एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, मिश्रित सस्यन, मोनोक्रॉपिंग या बहुसस्यन। क्वेश्चन समझिएगा, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, फसलें उगा रहे हैं तो खेती तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मिश्रित सस्यन कहेंगे। अच्छा, मिश्रित खेती और मिश्रित सस्यन मतलब मिश्रित फसल में बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि पशुपालन भी कर रहे हैं और फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, तो उसे मिश्रित खेती कहेंगे। यदि दो फसलें एक साथ एक खेत में ले रहे हैं तो उसे मिश्रित फसल या मिश्रित सस्यन कहेंगे। और बहुसस्यन क्या कहेंगे? मतलब बहुफसलीय खेती क्या होती है? दो या दो से अधिक फसलों को उगा रहे हैं, बहुत सारी फसलें उगा रहे हैं खेत में, उसे बहुसस्यन कहेंगे। मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ एक ही एक फसल ले रहे हैं तो उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तेल वाली फसलों के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या सल्फर? सल्फर। सल्फर ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है और तेल वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए। शुष्क खेती उपयुक्त फसल समूह कौन सा है? शुष्क खेती मतलब सूखा पड़ रहा हो तब भी कौन सी फसल अच्छी प्रकार से हो सकती है? गन्ना, धान, तंबाकू, बाजरा, ज्वार, चना, मटर, धान, चना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बाजरा, ज्वार और चना। इनके लिए कम पानी चाहिए। शुष्क खेती तो ग्वार की उन्नत किस्म कौन सी है? WCC 75, प्रभात, दुर्गापुरा, सफ़ेद, घड़िया। शुष्क खेती हेतु ग्वार की उन्नत किस्म WCC 75। नेक्स्ट है, किन्नू संकरण है किसका? किन्नू किसका संकरण है बताइए? किंग मैंडारिन इंटू बिलो लीफ, स्वीट ऑरेंज, किंग मैंडारिन, स्वीट ऑरेंज इंटू रंगपुर लाइम, किंग मैंडारिन रंगपुर लाइम। किंग मैंडारिन एवं बिल्लो लीफ। ये किन्नू के बारे में जानते हो? ये आपकी किससे संबंधित है? नींबू वर्गीय से संबंधित है। इसको निकाला गया था, एक साइंटिस्ट थे बेंट, उन्होंने इसको निकाला था। किसान बीमा आय योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? किसान बीमा योजना 2004, 2006, 2008, 2010। तो किसान बीमा 2004 में स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हुई? 2004 में। दलहन, तिलहन एवं ऑयल पाम की समेकित एक योजना चलाई गई, वो कौन सी योजना थी? राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राष्ट्रीय उद्यान की मिशन योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या आइसोपॉम योजना। दलहन, तिलहन एवं ऑयल, बिल्कुल 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 अच्छा क्वेश्चन है। आइसोपॉम योजना चलाई, आइसोपॉम योजना स्टार्ट की गई थी। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न। फल जो होते हैं उनमें कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। फलों में कौन सी शर्करा? ये तो बता ही दो दादाओ। बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में कुल कितने डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय हैं? डीम्ड 4, 5, 6, 10। 4 बता रहे होंगे सब लोग, जबकि आंसर गलत है 4, क्योंकि बढ़ गया वो है आपका 5। अंगूर के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि? वायुदाब, भूमिदाब, कलम, कलकायन बताइए। अंगूर के प्रोपेगेशन की सबसे मेथड कौन सा है? कलम ही होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि कलम है तो मतलब क्या कह रहे हैं सर, कलम कैसे? तो बताना चाहूँगा। सबसे इसमें जो प्रोपेगेशन के लिए हार्डवुड कटिंग का उपयोग किया था, हार्डवुड कलम का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें, अब हार्डवुड कटिंग तो है ही नहीं इसमें, तो कलम सिर्फ लिख रहा है, तो हम इसका आंसर कलम ही मानते हैं, ये ध्यान रखें। पूसा वॉशिंगटन किस फल वृक्ष की किस्म है? किस फल की किस्म है पूसा वॉशिंगटन? पपीता, अनार, खजूर, बेर। सब जानते हैं पूसा वॉशिंगटन बेस्ट वैरायटी है, जो कि आपकी पपीता की वैरायटी है। किसकी है? पपीता की। आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? आंवला जो होता है ना, आंवला आपका फल है, इस पर फूल कब आते हैं? जनवरी में, फरवरी में, मई में या जुलाई में। याद रखें, फरवरी मार्च में आपके फूल आते हैं। पांडाल विधि का अन्य नाम क्या? पांडाल विधि, बार्बर विधि, टेलीफोन विधि,
कॉर्डन विधि या शीश विधि। आपको पता है पांडाल विधि का उपयोग मोस्टली आपके अंगूर के लिए किया जाता है, अंगूर की जो बेल होती है उनको चढ़ाने के लिए करते हैं, जिसमें जो पांडाल मेथड होता है उस दूसरा नाम उसका बार्बर विधि भी उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? वावर विधि भी उसको कहा जाता है। आम की कौन सी किस्म व्यापारिक नहीं है? जी हाँ, जिसको व्यापारिक रूप से नहीं बेचा जाता है, कॉमर्शियल रूप में नहीं यूज किया जाता, कौन सी वैरायटी है? दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो या मल्लिका। सब जानते हैं मल्लिका इज ए नॉट कॉमर्शियल वैरायटी, ध्यान रखें। पपीते का पपेन तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आएगा ही। पूसा डलेसियस, पूसा ड्वार्फ, पूसा मजेस्टी या पूसा जॉइंट। पपीते का पपेन तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है पूसा जॉइंट। पूसा जॉइंट से सबसे अच्छा आपका पपेन प्राप्त होता है। मूली में परागण किस प्रकार का होता है? स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, या उपयुक्त दोनों, या सभी असत्य हैं? तो मूली में परपरागण जो होता है बच्चों वो आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है? याद रखें, क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण होता है। वी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, पंत कंपोजिटी या ग्रीन लॉग। बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? तो ग्रीन लॉग नहीं है बच्चों। पूसा अनुपम किस सब्जी की किस्म है? पूसा अनुपम बैगन की, टमाटर की, लौकी की या परवल की। पूसा अनुपम किस सब्जी की किस्म है? बैगन, टमाटर, लौकी, परवल। बैगन, बैगन की ये वैरायटी है। हरी सब्जियों का कैरोटीन किस में बदल जाता है? हरी सब्जियों में जो कैरोटीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो याद रखें विटामिन ए में। किस में चेंज हो जाता है? विटामिन ए में ये चेंज हो जाता है। किस फसल में पेड़ी की फसल ली जाती है? ओ हो, वैसे हमने तो गन्ना ही सुना है, लेकिन गन्ना तो ऑप्शन में ही नहीं है। टमाटर, बैगन, गोभी, आलू, किस फसल में पेड़ी की फसल ली जाती है? पेड़ी जानते कि नहीं जानते? रैटून। फसल को काट लो फिर भी दोबारा उसमें दूसरी उसी फसल तैयार हो जाए, बीज बोने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको बोलते हैं रैटून या पैडी। तो टमाटर, बैगन, गोभी, आलू बताइए। अंदाजा ही नहीं लग रहा, वो आलू लगा रहे होंगे सब दिमाग के, आलू नहीं, जबकि आंसर सही होगा बैगन। बैगन से दूसरी फसल ले सकते हैं, जी हाँ। ट्रक गार्डन शब्द किस भाषा से लिया गया? ओहो, बहुत अच्छा प्रश्न। ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा से, या फ्रेंच या अरेबियन। बताइए ट्रक गार्डन, ये आंसर सही होगा, फ्रेंच भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से? फ्रेंच से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विंटरिंग की क्रिया की जाती है, किस में की जाती है? गुलाब में, गेंदा में, चमेली में, एक गुलदाउदी में। विंटरिंग की क्रिया गुलाब, गेंदा, चमेली, गुलदाउदी। बच्चों बताना है आपको विंटरिंग की क्रिया किस में की जाती है? विंटरिंग क्रिया गुलाब में की जाती है, ध्यान रखना। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम क्या है? भदावरी, खुंडी, बारबरी, जमुनापारी। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम है खुंडी, क्योंकि उसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी के जैसे खुंडे टाइप के होते हैं ना, इसलिए खुंडी बोलते हैं, ध्यान रखना। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? ये बता चुका हूँ, आई थिंक अभी अभी हो गया था कुछ देर पहले। रोयरिंग, बर्किंग, ब्लीट या मिमिक। ब्लीट होती है, ये बता चुका हूँ आपको। दलदली भैंसें सामान्यता होती हैं। दलदली दो तरह की भैंसा होता है, आपको मालूम है? एक दलदली मतलब कीचड़ में लौटने वाली, और दूसरी होती है पानी वाली। पढ़ा होगा आपको, अच्छी तरह मालूम भी होगा। तो कैसी समानता होती हैं? श्रेष्ठ दूध उत्पादक होती हैं, श्रेष्ठ मांस उत्पादक होती हैं, श्रेष्ठ बाहर वाहक होती हैं, या सभी असत्य। तो ध्यान रखें, दलदली भैंसा श्रेष्ठ वजन ढोने वाली होती हैं, भार वाहक, वजन को एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाली। बकरी की नस्ल जिसमें सींग नहीं होती, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ना। बीटल, जमुनापारी, बर्बरी, अभी बताया था। टोगनबर्ग इसका आंसर है, बता चुका हूँ आपको। बकरी को प्रथम बार गर्भित कराना चाहिए कब? 15 से 18 महीना में, 2 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष में, या 5 वर्ष में। बकरी को प्रथम बार गर्भित कराना चाहिए, पहली बार प्रेग्नेंट कब कराना चाहिए? 15 से 18 माह। इसका आंसर सही होगा ए। भारत में भेड़ों की कुल नस्लें 100, 80, 43, 80, 8। इसका मैं सही आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि भारत में भेड़ों की कुल नस्लें आपको इसका वैसे आंसर ये 43 है, लेकिन ये कहीं चेंज हो गया है आई थिंक। मैं इस पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु रोधक नहीं है? पोटेशियम परमैंगनेट, फिनाइल, लाइसोल, मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो जीवाणु रोधक नहीं है? लाइसोल, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिनाइल, मैग्नीशियम सल्फेट। हरा चारा एवं गंधक है, तीव्र रेचक, हल्के रेचक, मृद रेचक, या उपरोक्त सभी। तो हरा चारा और गंधक हल्के रेचक होते हैं, रेचक मतलब हल्के दस्तावर बोल सकते हैं इनको। रानीखेत बीमारी सर्वप्रथम कहाँ खोजी गई थी? फ्रांस, जोधपुर राजस्थान, रानीखेत बरेली, करनाल हरियाणा। वैसे इसका जो आंसर सही होगा रानीखेत होगा, लेकिन ये बरेली नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। रानीखेत जो जगह है पहले जब खोजी गई थी
लगभग ये 1900, भारत की बात करें तो 1928 की बात है। रानीखेत बीमारी 1928 में भारत में देखी गई थी। और कहाँ पर देखी गई थी? रानीखेत नामक ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पर इसको देखा गया था। बरेली नहीं है, ध्यान रखें, बरेली तो उत्तर प्रदेश में। क्रीम का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? क्रीम का अपेक्षित घनत्व 1.032 या 0.72, 0.82 या 0.93। सब जानते हैं क्रीम का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। फैट का भी यही है, तो फैट क्रीम लगभग एक ही चीज़ तो है। दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है आपको बताना है। 1.038 या 1.020, 1.050 या 1.030। दूध का अपेक्षित घनत्व बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1.030 होता है। गाय के भैंस के घी में फैट परसेंट कितनी होती है? वसा, घी में बात कर रहे हैं, दूध में नहीं, घी में 80% होता है, 85, 90 या 99? बताइए। गाय भैंस के घी में फैट 99 और 99.5 ही मानता हूँ मैं, तो वही सही हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पानी की कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? क्षारीय शोधक का, अम्लीय शोधक का, जटिल फॉस्फेट या आर्द्रकारक का? तो बच्चों याद रखें, पानी की कठोरता दूर करने के लिए हम लोग जटिल फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। निःशुल्क पशु दवा योजना का प्रारंभ वर्ष बताइए। निःशुल्क पशु दवा योजना का प्रारंभ वर्ष 2008, 2011, 2012, 2009। कब शुरू हुई निःशुल्क पशु दवा योजना? 2008। नेक्स्ट है आपका, रेनेट का प्रयोग दूध में किस दूध उत्पादन के निर्माण हेतु किया जाए? रेनेट क्या होता है? रेनेट एक एंजाइम होता है जो पशुओं के बछड़े के चौथे अमाशय से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग मोस्टली क्या बनाने के लिए करते हैं? पनीर, खोआ, दही, मक्खन। तो रेनेट का उपयोग पनीर बनाने के लिए मोस्टली किया जाता है। चर्बन दांत होते हैं, चर्बन मतलब दाढ़ें जो होती हैं, मतलब चारे को चबाने के लिए जो होते हैं वो कितने मतलब क्या होते कैसे हैं? स्थायी होते हैं, अस्थायी, उपयुक्त, दोनों, सभी ऐसा। चर्बन दांत हमारे जो हम चाहे पशु की दाढ़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पशुओं की दाढ़ें जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। क्या होती हैं? स्थायी, यानी परमानेंट होती हैं। भैंस की किस नस्ल के माथे पर सफ़ेद टीका होता है? आपने पता है कि गाय भैंस की दाढ़ें हमेशा रहती हैं, स्थायी, परमानेंट, कभी नहीं टूटती हैं, वो रहती हैं। जब पशु मर जाता है ना बूढ़ा होने के बाद, तब भी उसमें लगी रहती हैं। देखा होगा आपने, ढांचा जो होता है ना उसमें रहती है, परमानेंट होती है दाढ़, ये ध्यान रखें आप लोग। भैंस की किस नस्ल के माथे पर सफ़ेद टीका होता है? नीली रावी, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी। आंसर क्या होना चाहिए बताओ? नीली रावी। नीली रावी में सफ़ेद टीका पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, गन्ना की खेती से संबंधित क्रिया कौन सी है? क्यूरिंग, प्राइमिंग, क्रॉपिंग या जिनिंग? तो गन्ना की खेती से संबंधित कौन सी क्रिया बताइए आप लोग? क्रॉपिंग। कौन सी क्रिया संबंधित है? क्रॉपिंग, याद रखें। जिनिंग आपका कपास से संबंधित है। प्राइमिंग आपका तंबाकू से संबंधित है, ये ध्यान रखें आप लोग। अंकुरण परसेंट को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? एल्ड्रिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन या थायरम? अंकुरण परसेंट को प्रोत्साहित करने वाला रसायन है जिब्रेलिक एसिड। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? शुष्क खेती में फसल प्रबंधन का सिद्धांत, फसलों का चुनाव, किस्मों की चुनाव, बुआई का समय या उपरोक्त सभी? तो शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत होता है किस्मों का चुनाव। वैरायटी जो है शुष्क वाली है, कैसी है? अधिक पानी चाहने वाली तो नहीं है। शुष्क कृषि हेतु बाजरा की उपयुक्त किस्म कौन सी है? WCC 75, RHB 90, MH 179, उपरोक्त सभी? तो आंसर सही है WCC 75। ये शुष्क हेतु बाजरा की सबसे बेस्ट किस्म है। CHS 6, CHS 14 किस फसल की किस्म है? तो CHS वाला जो पूरा कैटेगरी है ये आपकी बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का किससे संबंधित है? ध्यान रखें, ज्वार की वैरायटी है। किसकी? ज्वार। CHS लिखा आ जाए, ज्वार की, आंखें बंद करके लिख सकते हो। ग्वार का न्यूनतम अंकुरण परसेंट कितना होता है? 50%, 70%, 80%, दो जगह 88 दे रखा है, तो न्यूनतम अंकुरण परसेंट होता है 70, कम से कम 70% होता है। डोकेज का तात्पर्य क्या है? शुद्धता परसेंट, बीज का अंकुरण, अशुद्धता परसेंट या टेस्ट वेट? तो डोकेज का जो तात्पर्य होता है वो होता है अशुद्धता परसेंट।
याद रखें आप लोग। प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? सुनहरा, पीला, नीला, सफ़ेद, काला। तो देखिए सुनहरा पीला जो होता है ना, ये आपका न्यूक्लियस सीड प्रजनक बीज पे लगा रहता है। सफ़ेद आपका जो है ना, ये आधार बीज पे लगा रहता है। काला किसी पर होता नहीं, तो आंसर सही होगा नीला। प्रमाणित बीज के थैले पर नीला टैग लगा रहता है। ठीक है, चलिए। कपास का कुल है, बताइए कौन सा है कपास का कुल? मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी, सोल, सब जानते हैं। तो मालवेसी कुल है कॉटन का। हर्षा, मैजरी, रोहिणी, मानसर, बड़ी डिफ़िकल्ट वैरायटी हैं। किस फसल की हैं बताना है आपको? मक्का, गेहूँ, चावल या मूंगफली? हर्षा, मैजरी, रोहिणी, मानसर, दिमाग लगाइए। मक्का की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? मक्का की। धान की बोरो बुवाई बोने का समय क्या है? बोरो राइस 3 तरह के होते हैं। असमन बोरो, तो बोरो की बुवाई कब की जाती है पता होगा आपको? अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त, दिसंबर जनवरी या फरवरी मार्च? बोरो राइस की बुवाई का समय क्या है? दिसंबर जनवरी में। जौ की फसल है, जौ बोले तो बारले, ये कैसी फसल है? परपरागित, स्वपरागित, उपयुक्त दोनों या सभी? जौ की फसल परपरागित है, स्वपरागित है, उपयुक्त दोनों, ये सभी? बताइए बच्चों, तो ध्यान रखें स्वपरागित है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। बात करें हम लोग नेक्स्ट, माधुरी किसकी किस्म है? माधुरी किसकी किस्म है? शंकर मक्का, संकुल मक्का, मीठी मक्का, सब ये सब? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखें मीठी मक्का की ये महत्वपूर्ण वैरायटी है। धीर प्रकाश छिपी फसलों को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनके लिए कितना प्रकाश चाहिए? 14 घंटा से अधिक, 10 घंटे से कम? प्रकाश का प्रभाव नहीं, 10 घंटे से अधिक। तो याद रखें लॉन्ग डे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। मूंगफली में हरिमाहीनता किस पोषक तत्व की कमी से हो जाती है? हरिमाहीनता मतलब क्लोरोसिस, पीले पड़ जाती है मूंगफली। लोहा, मैग्नीज, बोरोन या नाइट्रोजन? तो ध्यान रखें मूंगफली यानी ग्राउंड नट में हरिमाहीनता लोहा की कमी से हो जाती है। अमरूद में फलोद्यान पद्धति में कतार एवं पौधों के मध्य कितनी दूरी रखते हैं? 11 मीटर, 21 मीटर, 15 मीटर या 8 मीटर? सिंपल सा है 8 मीटर, कोई डाउट ही नहीं इसमें। तो बढ़ते हैं आगे। टमाटर के केचप में ब्लैक नेक बनने का कारण क्या है? टमाटर जब केचप बनाते हैं तो ब्लैक नेक बन जाता है, कारण क्या है उसका? फेरिक टेनेट, पोटेशियम साइट्रेट, फेरिक सल्फेट या सोडियम एस्टेट? तो याद रखें टमाटर के केचप में ब्लैक नेक बनने का जो मुख्य कारण है वो ये है, देखिए आप लोग आंसर, फेरिक टेनेट। स्वॉर्ड लिली फूल का सामान्य नाम क्या है? डहेलिया, ग्लैडियोलस, जरबेरा या रजनीगंधा? स्वॉर्ड लिली फूल का सामान्य नाम होता है ग्लैडियोलस, को स्वॉर्ड लिली ही कहा जाता है। प्याज की कौन सी किस्म लवणता प्रतिरोधी है? मतलब pH 7 से ज़्यादा भी हो तो वहाँ पर भी इसको अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। N53, पूसा रेड, पूसा वाइट या हिसार 2? तो प्याज की कौन सी किस्में बताइए आप लोग? आंसर इसका क्या सही होना चाहिए बच्चों? जी हाँ बच्चों, आंसर सही है हिसार 2। टमाटर की रोमा किस्म किस विधि द्वारा विकसित की गई है? टमाटर की रोमा किस्म स्थापित विधि, संकरण विधि, परिवर्तन विधि या वंशावली विधि? तो टमाटर की जो रोमा वैरायटी है ये आपकी संकरण द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा ये विकसित की गई है। कौन से फल में गडोरा अवस्था पाई जाती है? वाह यार, टमाटर, आम, खजूर, पपीता? वैसे खजूर है लेकिन खजूर हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कोई बात नहीं। ठीक है। डायसोजेनिन किस फसल में पाया जाता है? डायोसजेनिन किस फसल में पाया जाता है? सौंफ, मेथी, धनिया, जीरा? तो ये मेथी में पाया जाता है, ध्यान रखें। केले के फल का रंग विकसित करने के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए? क्रॉपिंग, डी ग्रीनिंग, अर्थिंग अप या मल्चिंग? सब जानते हैं। केले फल में रंग विकसित करने के लिए हम लोग डी ग्रीनिंग करते हैं। क्या करते हैं? डी ग्रीनिंग। सिल्वरिंग विकार कौन सी सब्जी में पाया जाता है? सिल्वरिंग विकार किस फसल में पाया जाता है बताइए? शकरकंद, प्याज, बैगन या टमाटर? सिल्वरिंग विकार कौन सी सब्जी में पाया जाता है? शकरकंद, प्याज, बैगन, टमाटर? प्याज में पाया जाता है, ध्यान रखो।
आलू में ताज़ा कटी हुई सतह पर भूरापन होता है, मेलाई क्रिया के कारण, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, कैरमलाइजेशन या किण्वन। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण ये ऐसा होता है। कौन से देश में सबसे ज़्यादा पॉली हाउस की खेती होती है? इजराइल, जापान, भारत या चाइना? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पॉली हाउस की खेती होती है? इजराइल करता है, जापान करता है, भारत करता है, चाइना। पॉली हाउस सब लोग जानते तो है ना, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, सब सिंपल है। और चाइना करता है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखें पॉली हाउस की खेती। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? ये तो बता ही देना, गाजर, मूली, बैगन, मिर्च। विटामिन सी सोच रहे होंगे खट्टा फल तो है ही नहीं है, खट्टी सब्जी भी नहीं है, अब क्या दें आंसर? सब समझ गए, मिर्च है। मिर्च तो चटपटी होती है, लेकिन विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है इनमें, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्याज की फसल अवधि कितनी होती है? प्याज की फसल अवधि 100 दिन, 120 से 130 दिन, 80 से 40 दिन या 140 से 160 दिन। देखो, अगर प्याज ही हमको लेना है, उसका बीज नहीं लेना है, वैसे अगर बीज लेंगे तो 2 वर्षीय हो जाएगी, लेकिन प्याज की फसल अगर लेते हैं तो वो अवधि होती है 120 से 130 नॉर्मली। आगे बात करें, मूली में गंध जो आती है किस तत्व के कारण आती है? मूली में गंध नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम या फास्फोरस। तो मूली में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है बताइए बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन, सल्फर के कारण आती है। किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। ग्लैडियोलस के एक घन कंद से कितनी बार फसल ली जा सकती है? 1 से 3 बार, 4 से 5 बार, 6 से 7 बार या 8 से 10 बार। ग्लैडियोलस के एक घन कंद से कितनी बार? ग्लैडियोलस आपको पता है एक फूल वाला पौधा है जनरली, तो उसके घन कंद से कितनी बार फसल ली जा सकती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखें बच्चों, लगभग हम लोग 4 से 5 बार उससे क्या ले सकते हैं? फसल ले सकते हैं। किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में? रेचक मतलब दस्तावर के रूप में किया जाता है मोस्टली। सनाय का, ईसबगोल का, तुलसी का या सफ़ेद मूसली का। तो ध्यान रखें, ईसबगोल का उपयोग हम लोग रेचक के रूप में करते हैं। वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, देहरादून। तो वनस्पतिक जो उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। आंवले के पौधे पर पुष्प किस महीने में आते हैं? जनवरी, मार्च, मई या जुलाई? आंवले के पौधे पर पुष्प, ये बता चुका हूँ मैं शायद एक बार, अभी मार्च के महीने में आते हैं मोस्टली। आंवले में सुसुप्तावस्था कब समाप्त हो जाती है? जुलाई, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर। तो आंवले में सुसुप्तावस्था, अच्छा सुसुप्तावस्था का मतलब तो जानते हैं ना, डोरमेंसी पीरियड कब आता है? फरवरी मार्च में ये समाप्त भी हो जाता है। दूध में शक्कर क्यों मिलाई जाती है? अगर कोई मिलावट करता है, दूध में शक्कर मिला लाते हैं बहुत सारे लोग, क्यों करते हैं? एसएनएफ बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, मिठास बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दूध में शक्कर इसलिए मिलाई जाती है कि आप लैक्टोज बढ़ जाएगा, लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी एसएनएफ बढ़ाने के लिए। एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉट फैट, फैट को हटाकर बाकी पदार्थ बढ़ाने के। मर्दन तेल अरंडी का तेल, सरसों, तारपीन का, सरसों के तेल को बोलते हैं, ध्यान रखें। दूषित चारागाह के शुद्धिकरण हेतु नीले थोते की कितने % मात्रा का छिड़काव करते हैं? 2%, 3%, 5% या 10%? याद रखें 2% मात्रा प्रयोग करते हैं। संसार में मेरिनो ऊन, मेरिनो भेड़ की ऊन होती है, कितने % योगदान है इसका? 90%, 25%, 50% या 80%? संसार में मेरिनो ऊन का जो ऊन में जो योगदान है वो है 80% लगभग, 80% आपकी मेरिनो से ही प्राप्त होती है। टोड़ा एक नस्ल है, किसकी? भेड़ की, बकरी की, गाय की या भैंस की? टोड़ा खतरनाक नस्ल है टोड़ा, जो कि भैंस की है। इस पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं और ये दूध के लिए नहीं पालते, बहुत कम दूध देती है, ये तो डरावनी भैंस लगती है लगभग। भेड़ क्या होती है? पॉलीएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस, इनमें से कोई नहीं। भेड़ पॉलीएस्ट्रस होती है। छिपी हुई गर्मी, हीट, ऋतुकाल मुख्यतः किस में पाया जाता है? बकरी, भेड़, भैंस या गाय? मतलब दिखती नहीं है। छिपी हुई गर्मी, जब गाय मध्यकाल अवस्था में आती है या भैंस आती है या भेड़ आती है, बकरी, तो उसका जो मध्यकाल का समय मतलब ऋतुकाल होता है, जो हीट पीरियड होता है, वो दिखता नहीं है। किस में पाई जाती है छिपी हुई गर्मी? याद रखें, ये आपकी भैंस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? भैंस में। मुर्गी की मिनोरका नस्ल किस श्रेणी की है? मिनोरका नस्ल किस श्रेणी की है? अमेरिकन, इंग्लिश, मेडिटेरियन या एशियाटिक? अच्छा प्रश्न है। मुर्गी की मिनोरका नस्ल किस श्रेणी के कौन से वर्ग में आती है बताइए? ध्यान रखें बच्चों, ये मेडिटेरियन रीजन की है। कौन से रीजन की है?
मेडिटेरियन। दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12? तो दूध में जो विटामिन है ए, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गर्मी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है। ए ग्रेड के बड़े अंडों का वज़न, वैसे अंडे का जनरल वज़न मैं आपको बता दूं 55 से 57 ग्राम तक रहता है जनरल, लेकिन ए ग्रेड की बात कर रहे हैं 45 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या 70 ग्राम। बहुत सिंपल है, 60 ग्राम ए ग्रेड के अंडे होते हैं बड़े बड़े। किस बीमारी के लिए गॉट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है? गॉट टिश्यू वैक्सीन, खुरपका, मुँह पका, रेंडर पेस्ट, HS या ब्लैक वाटर? आंसर क्या है? रेंडर पेस्ट मतलब पशु प्लेग रोग में। पशु प्लेग रोग जो होता है वायरस से होता है, उसके लिए गॉट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है। मोरबिली वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखो। गाय की दुग्ध नलिकाओं में, जी हाँ, जो मिल्क वेन होती है उनमें क्या पाया जाता है? दुग्ध वाली नलिकाओं में, नली जो होती है दूध वाली, उनमें क्या पाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न, अच्छे लोट-पोट खा जाते हैं इसमें। पानी, दूध, खून, दूध एवं खून, बताइए आप लोग। अब आप सोच रहे हो कि दूध ही होगा आंसर, जबकि दूध नहीं है, इसका आंसर सही है खून पाया जाता है दुग्ध नलिकाओं में। ठीक है ना, ये ध्यान रखा। अब कहो सर थन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये मिल्क वेन जो आयन होता है ना, ऊपर जो नसें दिखाई देती हैं उनकी बात करें, नसों में तो खून ही रहेगा। मैरिनो भेड़ एवं चोकला भेड़ के संकरण से तैयार नस्ल कौन सी है? मैरिनो मेढ़ा और चोकला भेड़ दोनों का क्रॉस कराया तो कौन सी नस्ल प्राप्त हुई है? ध्यान रखें, कराकुल, चोकला, अविवस्त्र या अबिकाकालीन? इसका आंसर सही है अविवस्त्र। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना दूध पीने की सलाह दी जाती है? 200 ml, 220 ml, 250 ml या 280 ml? तो याद रखें, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध देने की सलाह, पीने की सलाह दी जाती है कितना ग्राम, कितने ml? 280 ml। और बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का क्या उद्देश्य था? सवारी हेतु, वस्त्र हेतु, भोजन हेतु या उपरोक्त सभी? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का मुख्य उद्देश्य था भोजन के लिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। जितने भी क्वेश्चन कराए आपके लगभग 200 क्वेश्चन हो गए होंगे, कुछ कम भी रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, कुछ अगर 8-10 कम रहे हो तो टेंशन लेनी वाली बात नहीं है। तो ये आपके लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट था काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट था, और सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, पशुपालन से भी, आपके उद्यान साथ हॉर्टिकल्चर से संबंधित भी, और फसल उत्पादन से, तीनों से संबंधित पूरा टेस्ट था। अब इसी प्रकार के टेस्ट आपके चलेंगे, जो भी टेस्ट होंगे आपके 5, 6, 8 जो भी होंगे आपके लिए काफ़ी लंबे टेस्ट होंगे, 1-1 घंटे के समथिंग टेस्ट कराऊंगा मैं आपको, और बड़े अच्छे टेस्ट हैं, लगभग 100 200 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रकार की हो जाए। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। देखिए, अगर एक कमेंट मतलब यदि टेस्ट से लगभग अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।